झूठी अफवाह का अटेंडेंस पर नहीं हुआ असर। स्कूल में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में नहीं आई कोई कमी। टीचर्स ने मॉक ड्रिल कराने की दी सलाह। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एनकाउंटर। बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश, एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दोनों नॉमिनेशन निर्दलीय द्वारा भरे गए। नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई। दिल्ली हाई कोर्ट ने हटाई रोक। स्कूलों में बढ़ेगी फीस, पेरेंट्स ने जताई चिंता। शास्त्री पार्क डीडीएफ फ्लैट में बनी एमसीडी पार्किंग में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 200 से भी ज्यादा स्कूलों में ईमेल भेजकर स्कूल में बम रखे होने की जानकारी दी गई थी, जिसे गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद फर्जी बता दिया था। बावजूद इसके आज वीरवार को स्कूल बंद रहने की और क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम होने की संभावना थी, लेकिन जब हमने पूर्वी दिल्ली के स्कूलों का जायजा लिया तो स्थिति बिल्कुल अलग नजर आई। दरअसल पूर्वी दिल्ली के सभी स्कूल रोजाना की तरह ही खुले। जब सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने आनंद विहार स्थित विवेकानंद स्कूल के प्रिंसिपल पूनम शर्मा के पीए से बात की तो उन्होंने बताया कि बम की सूचना के बाद स्कूल में डर का माहौल था, लेकिन आज के दिन बच्चों की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आई। अटेंडेंस लगभग पूरी रही। वहीं गांधीनगर डीएवी स्कूल के मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मेल से किसी बड़ी घटना के होने का डर था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने इसको प्राथमिकता दी और सूचना के बाद ही तुरंत कार्रवाई की, जिससे स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स में डर का माहौल खत्म हुआ। के मास में 2 मास में एक बार हम मॉक ड्रिल करते हैं। कोई भी घटना हो तो कैसे बच्चों को बाहर निकालना है। हर कक्षा से निकलने के लिए दोनों तरफ हमारे दरवाजे हैं, दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों में भी किस तरीके से बिना अफरा तफरी के निकलना है, इसका फिर बाद में एक बार छुट्टी के समय आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय मैनेजर लोकेश देव शर्मा जी के कहने पर एक बार मॉक ड्रिल भी करा। और आज विद्यालय में जो उपस्थिति थी, जितनी रोज़ उपस्थिति रहती है लगभग उतनी थी। कोई भी बच्चा ना डरा ना घबराया। और प्रार्थना सभा में भी मैनेजर साहब ने, चेयरमैन साहब ने इस विषय को सब विद्यार्थियों के आगे लिया। अभी मैं मौजूद हूँ आनंद विहार के विवेक विहार स्कूल के सामने। यहाँ पूर्वी दिल्ली के अंदर स्कूल आता है और तमाम स्कूल है जहाँ पर कल एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और स्कूल प्रशासन को काफ़ी पैनिक हो गए थे बच्चे और पेरेंट्स। लेकिन अगले दिन ऐसी व्यवस्था बनाई गई है सरकार की तरफ से और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सब झूठी अफवाहें थीं और बच्चे आज अगले दिन भी पूरे गैदरिंग के साथ आए हैं। जब यहीं पे विवेकानंद की स्कूल के प्रिंसिपल पूनम जी से बात करने की कोशिश की, वो किसी काम में बिजी थी तो हमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन उनके पीए ने पूरी जानकारी दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केवल मेल आई थी जिससे हमने बच्चों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा देखते हुए प्रशासन को इत्तला किया था और प्रशासन ने यहाँ पर आके सारी व्यवस्थाओं को चेक किया था और कुछ नहीं निकला। और आज के दिन पूरा रीति जिस तरह से पढ़ाई चलती है वैसे पढ़ाई चल रही है और बच्चे तमाम जो अलग अलग सेक्शंस के बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं वो तमाम समय पे और अपने ड्रेसअप के साथ आज स्कूल में मौजूद हैं और टीचर भी आज मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो फिलहाल कोई डरने वाली विषय की बात नहीं है। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली के तमाम जो स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स आए थे कल और जिससे बच्चे और पेरेंट्स में एक डर था, वो आज ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति को चलते हुए जो चुनाव हैं, हो सकता है कि इससे भी इत्तला करते हो, लेकिन ऐसा भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो विवेकानंद स्कूल की बात करें, डीएवी की बात करें या तमाम अर्वाचीन की बात करें, तो वहाँ पर भी आज देखा जा रहा है कि बच्चे अपने जो रोज़ाना रूटीन है उस तरह से आए हुए हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो और कोई डरने का विषय माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। इसी को लेकर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने दशमेश पब्लिक स्कूल प्रशासन से बात की तो टीचर्स ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि डीओई की तरफ से स्कूल बंद करने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन ऐसा आदेश नहीं आया। टीचर्स ने आगे कहा कि स्कूल में मॉक ड्रिल करवानी चाहिए, जिससे बच्चों और टीचर्स को इस तरह की अफवाहों से खुद को कैसे बचाया जाए इसकी मदद मिल सके।
दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 150 से भी ज़्यादा स्कूलों में जिस तरीके से बॉम्ब थ्रेट के मेल्स आए थे, उसके बाद से स्कूलों के साथ साथ सड़कों पर भी अफरा तफरी मच गई थी। लग रहा था कि अगले दिन बच्चों को क्या पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे या नहीं। यही जायज़ा लेने के लिए हम फिलहाल मौजूद हैं दशमेश पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि कल के हादसे के बाद जो स्कूल में टीचर्स की और पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस कैसी है और किस तरीके से माहौल स्कूलों में नज़र आ रहा है। सर तो मैं नहीं कहूँगी, जो भी वो र्यूमर या फेक न्यूज़ फैलाई गई है उससे ऑब्वियसली स्कूल डिस्टर्ब तो बहुत हुआ। स्कूल के साथ साथ बच्चे, पेरेंट्स, स्टाफ सभी डिस्टर्ब हुए हैं। जो कल अफरा तफरी मची ऑब्वियसली हर स्कूल में बची कि जल्दी से डिस्पर्सल हो गया, बच्चों को निकाला गया स्कूलों से, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई। जबकि अब वो आ रहा है और भी जगहों से, जो भी सोर्सेज होते हैं वहाँ से आ रहा है कि फेक था या र्यूमर है, जो भी है। तो जिसने भी पहली बात तो ये चीज़ की, ये बहुत ही गलत किया। सेकेंडली जो हमारी स्ट्रेंथ पे आप कह रहे हो फ़र्क पड़ेगा, हाँ स्ट्रेंथ पे थोड़ा बहुत छोटे बच्चों का फ़र्क पड़ता है। बट जैसा कि आज हमारे स्कूल में 2 कॉम्पिटिशन्स थे, ऑलरेडी प्लान्ड थे कॉम्पिटिशन। एक तो चेस कॉम्पिटिशन जो हमारा इंटर स्कूल था, उसमें 32 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सेकेंडली हमारा एक एनुअल गुरमत रिटन टेस्ट होता है शिक्षा चेतना मिशन एक NGO के थ्रू, तो उसमें हमारे 180 बच्चों की स्ट्रेंथ ने पार्टिसिपेट किया है और वो फुल स्ट्रेंथ में आए हैं। बाकी और भी मैं क्लासेस की अगर बात करूं जो बच्चे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो उसके अंदर भी बच्चों की स्ट्रेंथ हमारी ऐसी नहीं है कि मैं कहूँगी कि हाँ पेरेंट हमारे को अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है। कल भी करा था और आज भी कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ में कोई ऐसी कमी नहीं आई। छोटे बच्चों को देखो, जैसा कल जो कंडीशन था, जो सिचुएशन थी, थोड़े से तो पैनिक हो गए थे। इवन कि हमारे भी बच्चे थे स्कूल में, तो हम भी थोड़े से घबरा गए थे और हमें भी लग रहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम बच्चों के पास पहुंच जाए। पेरेंट्स की अगर हम कहें तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो लेकिन हाँ ये है कि हमारे स्कूल में जैसे पहले भी है, सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं कि जो पेरेंट्स आते हैं बिना उनके कंफर्मेशन के हम बच्चे को हैंड ओवर नहीं करते। ऑब्वियसली मैम पेरेंट्स को लग ही रहा था कि कल पैनिक जिस तरीके से हुआ है कि स्कूल 1-2 दिन या डायरेक्टरेट के हम ऑर्डर्स जो है वो फॉलो करते हैं, तो डायरेक्टरेट के साइड से हम लोग वेट कर रहे थे कि शाम को कोई सर्कुलर आएगा, अगर कुछ आएगा बंद करने के लिए तो ही हम उसके डिसीजंस पे फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो स्कूल इज़ रेगुलर वर्किंग। तो टीचर्स का यही मानना है कि स्कूल में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो पूरी आई है और कहीं ना कहीं बच्चे साथ साथ पेरेंट्स भी उस चीज़ से उभर चुके हैं और आगे के लिए भी सीख ली गई है कि इस तरीके का कोई भी अगर इंसिडेंट होता है या रूमर्स फैलाए जाते हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर खुद को कंट्रोल रखना है और साथ ही साथ बच्चों को भी पूरी सिक्योरिटी के साथ में संभालना है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना खाते में पुलिस और आरोपी के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चौहान बांगर निवासी के तौर पर हुई है। आरोपी के पास से 765 mm की पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में DCP ने बताया है कि गुरुवार सुबह सीलमपुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ की यमुना खादर इलाके में आरोपी अमर के बारे में जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। आरोपी सुबह करीब 7:15 बजे मोटरसाइकिल से सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना खादर पहुंचा। जब पुलिस की टीम ने उसे रोकने के लिए कहा तो उसने पुलिस के सामने गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने 1 राउंड फायर किया और उसमें दाहिने पैर पर आरोपी को गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इस एनकाउंटर में पुलिस टीम से कोई भी घायल नहीं हुए। फिलहाल उमर के खिलाफ हत्या के प्रयास और पुलिस कार्रवाई का विरोध करने का मामला दर्ज किया गया है। एक लड़के का मर्डर हो गया था, तो उसमें 5 क्रिमिनल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। 3 उसमें से पहले पकड़े जा चुके, 2 बचे थे, तो उनमें से एक उमर था। उमर के पीछे हमारी टीम काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। तो SHO सीलमपुर के देख रेख में उन्होंने एक छोटी टीम का गठन किया था और एवरी डे उसमें हम लोग प्रोग्रेस देख रहे थे और वो काफ़ी करीब पहुंच रहे थे। तो आज अर्ली मॉर्निंग, बल्कि कल लेट नाइट में एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी, शायद आज सवेरे यहाँ हम लोग पुश्ता रोड पे हैं, इस रास्ते से गुजरेगा। तो टीम ने ट्रैप लगा के रखा हुआ था। तो 7:15 बजे के आसपास आज सवेरे एक लड़का जो कि इन्होंने पहचान लिया था कि उमर ही है, उम्र 24 साल का है, तो वो यहाँ आया। तो टीम ने यहाँ पे एकदम रास्ता रोका, उसको रुकने के लिए उसको इशारा किया, तो रुका नहीं, उसने उतरते ही फायर कर दिया। 2 गोलियाँ उसने चलाई है, थैंकफुली किसी को लगी नहीं, पुलिस ने बचाव कर लिया। रिटेलिएटरी फायर में पुलिस ने एक गोली उसको सबड्यू करने के लिए जो मारी थी, वो उसके पैर पे लगे, दाहिने पैर पे, और फिर वो गिर गया। तो उसको फिर पकड़ लिया। तो उससे एक 7.65 mm का पिस्टल मिला है। मैगज़ीन में 2 राउंड बाकी थे। तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल से उसका उपचार हो गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया।
अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं कि इतने दिन कहाँ रहा। अभी इसमें एक लड़का और है शादाब, उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। जैसे ही उसका पता लगेगा तो उसको भी इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। सर, अरबाज मामले में कुल कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए? देखिए 5 थे, 5 में से 4 मिल गए उमर को मिला के, अब एक शादाब बच गया। सर, उसके साथ ही भी गोली लगी हुई है, आबिद इसको कहते हैं, तो उसकी क्या हालत है? नहीं, वो ठीक है, नाउ इज़ बेटर। राजधानी दिल्ली में 18वीं लोकसभा के चुनाव में नामांकन करने की प्रक्रिया के चौथे दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 नॉमिनेशन फाइल हुए। दोनों ही नॉमिनेशन निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भरे गए हैं। आपको बता दें, नामांकन के तीसरे दिन पूर्वी दिल्ली से 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। तीसरे दिन नामांकन दाखिल करने वाले में प्रमुख रूप से पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली में शास्त्री नगर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन किया, तो मनोज तिवारी ने नंदनगरी स्थित उत्तर पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय पर नामांकन किया। बता दें कि 6 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों पर फीस बढ़ाने पर निदेशालय से मंजूरी लेने वाली बात पर रोक लगा दी है। ऐसे में स्कूल अपने निजी स्कूली खर्चों को देखते हुए फीस में बढ़ोतरी कर सकती है। उसे डीओई से इस पर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर जब हमने टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट पहले से ही आदेश जारी कर चुकी है कि स्कूल मनमाने तरीके से नहीं, लेकिन स्कूल पर होने वाले खर्च को देखते हुए फीस बढ़ा सकती है। इस पर सरकार को अपना आदेश देने की जरूरत नहीं थी। इस पर हाई कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। स्कूल इस फैसले का स्वागत करती है। वही पेरेंट्स का कहना है कि खर्चे की आड़ में स्कूल मनमाने तरीके से फीस ना बढ़ाए, जिससे पेरेंट्स के जेब पर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। सूचना आई है या यह कह लें कि स्कूलों की मनमानी के ऊपर सरकार ने जो कह रखा है कि फीस कैसे बढ़ाएं, फीस का क्या संतुलन होना चाहिए, क्या कैसे मतलब इसका कुछ मापदंड होना चाहिए। सरकार की उसमें दखलंदाजी भी होनी चाहिए ताकि कोई भी स्कूल अपनी मनमौजी तरीके से इस फीस को बढ़ा ना पाए। अगर उसे ज़रूरत है तो ज़रूर उसमें बढ़ोतरी करे, लेकिन अगर वो उनका एक ये मानना है कि नहीं जी हमें इतना खर्चा है और हमें पेरेंट्स से लेना है, तो पेरेंट्स की भी मजबूरी स्कूल वालों को, स्कूल के जितने भी प्रबंधक हैं उनको समझना चाहिए कि ये पैसा जो है वो किसी के पास भी मेहनत का पैसा है। बच्चों पे खर्च करते हैं, बच्चों की भविष्य के लिए खर्च करते हैं, तो अगर सिर्फ वो फीस बढ़ा रहे हैं और बच्चे, अब ज़्यादातर स्कूलों में मैं ये देखती हूँ, मेरा पर्सनल ये है कि अगर वो बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन बच्चों के स्कूल का जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा नहीं है, बच्चे ट्यूशन भी करते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर डबल खर्चा है। प्राइवेट स्कूल चाहे वो डीडीए लैंड पे है चाहे नॉन डीडीए लैंड पे, अगर वो फीस बढ़ाता है तो प्रॉफिट के लिए फीस नहीं बढ़ाएगा, खर्चों को पूरा करने के लिए फीस बढ़ा सकता है। इसके लिए किसी डायरेक्टरेट के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस प्रकार का आदेश निकालकर स्कूलों के सामने दिन प्रतिदिन नई समस्याओं को बढ़ाने का प्रयास किया है। मैंने भी अपनी संस्था की तरफ से दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा था कि इस प्रकार से फीस बढ़ाने के लिए जो प्रपोज़ल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मांगे गए हैं, इससे पहले इस प्रकार के प्रपोज़ल दिसंबर में मांगे जाते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में सभी स्कूलों की एसएमसी में फ़ीस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, बजट रख दिया जाता है जिसमें 4 गवर्नमेंट के अधिकारी भी होते हैं, और उस समय प्रस्ताव पास किया जाता है कि फ़ीस बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है और नहीं बढ़ानी है तो कितनी नहीं बढ़ानी है, जिसको 31 मार्च से पहले डायरेक्टरेट में ये लिख करके सूचना दे दी जाती है कि आगामी शिक्षा सत्र से पब्लिक स्कूलों की फ़ीस इतनी रहेगी। पर इस बार जिस प्रकार से डायरेक्टरेट में बैठे हुए अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उसके लिए जब हम लोग हाई कोर्ट का पुनः दरवाज़ा खटखटाया तो तुरंत हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए डायरेक्टरेट में बैठे हुए अधिकारियों से सवाल जवाब तलब किया है। और जो ये आदेश दिया गया था कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है, वो अपना प्रपोजल दिल्ली सरकार को भेजे। इसको पहले दिए गए आदेश का उल्लंघन मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टरेट से इस बारे में जवाब मांगा है। मेरे सामने बात आई कि पब्लिक स्कूलों की फीस बढ़ने के बारे में, तो मेरा अपना विचार है कि देखिए, जो स्कूल हैं कहीं ना कहीं दिक्कत होती है स्कूलों को मैनेजमेंट के हिसाब से और स्टाफ के हिसाब से, भाई उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए कोई फीस बढ़ाने की बात करते हैं, जैसा कि
न्यायालय ने भी कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट भी इसी बात पे जोर दे रही है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और उनके खर्चे पूरे करने के लिए अगर वो अपनी फीस बढ़ा रहे हैं तो कहीं तक भी गलत नहीं है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से, जबकि क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे स्कूल जो हैं उनमें और बड़े स्कूलों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। छोटे स्कूलों के खर्चे कहीं तक भी नहीं निकल पाते और वो बेचारे मजबूर होकर उन्हें अपनी फीस बढ़ानी पड़ती है, जो कि जायज़ है। राजधानी दिल्ली में तपती गर्मी में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां शास्त्री पार्क डीडीए फ्लैट पर बनी एमसीडी की पार्किंग में बुधवार देर शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग पर दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक एमसीडी के इस पार्किंग में नो पार्किंग जोन से उठाई गई गाड़ियां जब्त की गई और एक्सपायर गाड़ियां खड़ी की जाती थी। फायर अधिकारी देशपाल सिंह ने बताया कि बुधवार शाम सुबह 7 बजे शास्त्री पार्क एमसीडी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर टेंडर की टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक आग की चपेट में कई गाड़ियां आ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी कूलिंग का काम किया जा रहा है। दमकल अधिकारी को कहना है कि आग कैसे लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है। जांच के बाद ही आग लगने की वजह का साफ पता चल पाएगा। पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। कि शास्त्री पार्क जो है एमसीडी की जो पार्किंग है उसमें गाड़ियों में आग है और 19, 15, 16 पे हमारी 2 गाड़ियां आई थी शास्त्री पार्क से। उस पर जो एसओ मनीष जी आए थे और उसके बाद में फिर हमारी और आग ज़्यादा थी, उसकी वजह से फिर लक्ष्मी नगर से भी गाड़ियां लेके हम आए हैं। मैं लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन से एसओ देशपाल सिंह आके अभी जो है कंट्रोल में है आग। अभी अंडर कंट्रोल मैसेज हम दे चुके हैं और अभी थोड़ा बहुत धुआं रह रहा है, बाकी काम जारी है। सर ये तो अभी हम कैलकुलेट करके ही बता पाएंगे क्योंकि अभी इनकी काउंटिंग करनी बाकी है। सर इसके लिए तो आपको दिल्ली पुलिस का स्टाफ बता पाएगा, वो जो इन्होंने वहाँ पे किस किस्म की गाड़ियाँ हैं। हमारे तो आग बुझा रहे हैं अभी। दिल्ली सरकार के सौंदर्यीकरण के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हम बात करें पूर्वी दिल्ली में आने वाले यमुना स्पोर्ट्स परिसर की। दरअसल यमुना स्पोर्ट्स परिसर का सुंदर बनाने के लिए परिसर के बाहर आसपास लाइटें लगाई गई थी, लेकिन आज यहाँ एक भी पोल पर लाइट नहीं है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे यमुना स्पोर्ट्स परिसर के पास एक अवैध क्रिया का अड्डा बन गया है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने वहां से गुजर रहे राहगीरों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ लाइट का होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, ये दारू का अड्डा बन चुका है। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी और यमुना स्पोर्ट्स समिति को होने के बावजूद भी इस समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इस स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण साल 2012 में किया गया था। सर गलत है ये सर, ये बंदे कहाँ से आते हैं और कहाँ से नहीं आते हैं, पी खाकर निकल जाते हैं। एक मान लेते हैं कि पब्लिक कैसे यहाँ पे नहीं है और पी खा के निकल जाते हैं। लाइट होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। क्या लगता है लाइटें होनी चाहिए और इसमें सुरक्षा क्या है? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि रात को यहाँ पर बतेरे लोग घूमते हैं, अंधेरा होता है, छेड़खानियाँ होती हैं, बतेरी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमने देखी हैं अपने आंखों से, हम हैं पास में रहते हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ पे दारू की बोतलें भी पड़ी हैं, क्या कहना चाहोगे? पीते हैं लोग खड़े हो गए यहाँ पर, रात को साइड में आराम से खड़े हो जाते हैं, पीते रहते हैं। उजाला है नहीं, कुछ है नहीं, किसी को दिखाई देता नहीं, ना पुलिस वालों को ना किसी को। अंधेरा साइड आई तो उतार रखी है यहाँ की। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ आसपास रह रहे लोगों के लिए यहाँ रहना और सांस लेने में काफी दिक्कतें होती है। बावजूद इसके सरकार द्वारा आग की घटना को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। काफी समय से लैंडफिल साइट पर कूड़े से मिट्टी अलग करने का काम तो चल रहा है, जिसकी वजह से काफी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। आपको बता दें, मीथेन गैस की वजह से ही कूड़े में आग लगती है। इसको लेकर निगम ने कहा था कि यहाँ से निकलने वाली मीथेन गैस को कम करने के लिए ड्रिल द्वारा पाइप लगाई जाएगी और गैस को वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, जिससे आग लगने के मामलों में कमी आ सकती है। लेकिन गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया गया है। देखिए, जो मीथेन गैस होती है आग उसी से लगती है। अब जैसे उसमें हम अगर 80% भी हम बात करें, 80% कूड़ा में मिट्टी बन चुका है, लेकिन जो कुछ ताज़ा रह गया है उसमें है उस गैस का असर। तो जैसा अभी कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि जो गाजीपुर डेयरी फार्म है उसको भी शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि कोई ठीक जगह ढूंढ ले। और बड़ा मतलब कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि वहाँ के निवासी कैसे मतलब सांस ले रहे होंगे, क्योंकि जब हम निकलते पड़ते जब हम इतना मतलब उसमें रहते हैं, परेशान होते हैं, तो वहाँ के निवासी कितने परेशान होते हैं और कितनी बीमारी से जूझ रहे होंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि शासन प्रशासन को, जैसे अभी गर्मी का प्रकोप जारी है और आने वाले समय में और अधिक जारी होगा, तो आग लगने की समस्या भी कम हो और जिससे वातावरण शुद्ध रहे, तो ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए तो अच्छी बात है। जी, ड्यूटी का तो मतलब ये है कि मेरी खुद वहाँ पर गाजीपुर के अंदर मुर्गा मंडी के पास मेरी एमसीडी की ड्यूटी है। वहाँ मैं रोज़ जाकर सुबह सुबह 5 बजे वहाँ पर झाड़ू लगाता हूँ।
और फिर अपना यहाँ यूनियन का काम संभालता हूँ हैं। और वहाँ पर इतनी गंदगी आती, इतनी गंदगी है हद से ही ज़्यादा कि सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को 3-4 घंटे वहाँ बिताने भारी पड़ जाते हैं, तो वहाँ के लोग बागों को जो रहते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। आपको ये पता नहीं है कि इतनी बदबू उठती है वहाँ पर, और खत्ते पे इतनी गैस होती है। एक बार तो वहाँ पर गैस का खत्ता जो था ना वो फट गया था और बहुत दूर दूर तक उसने मार करी थी, और गर्मी का ही सीजन था। मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार दोबारा ऐसा हादसा ना हो और इस कूड़े का जल्द से जल्द निखार किया जाए। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जिस तरीके से लगातार कूड़े का जो पहाड़ है वो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे आसपास रहने वाले लोगों को और साथ ही इलाके के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। बदबू से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है उससे आग लगने के मामले भी लगातार इस लैंडफिल साइट पर बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए यहाँ पर एमसीडी द्वारा काम किया जा रहा है, जिसके ज़रिए जो यहाँ पर मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि जिसकी वजह से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगने के मामले देखे जाते हैं, उस आग को रोकने के लिए यहाँ पर ड्रिल द्वारा काम किया जा रहा है, जिसके ज़रिए जो है मीथेन गैस को कम किया जा सके, जिससे कि जो आग लगने की वारदातें बार बार देखने को मिलती हैं यहाँ पर वो ना हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है कूड़े में से और मिट्टी को अलग किया जा रहा है। कई और भी यहाँ पर जेसीबी मशीन्स भी लगी हुई हैं जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है, जिससे कि जो एक स्पेस है कहीं ना कहीं वो मिल जाए और गैस ना बन सके कूड़े के ढेर में। इस तरीके से जो लगातार काम है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ पर चल रहा है, जिससे हो सकता है आने वाले समय में आग लगने के जो मामले हैं उनमें कुछ कमी आ सके। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का माहौल है, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है, यहाँ पर लोगों का रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लगातार मीथेन गैस यहाँ से निकलती रहती है, जिससे यहाँ जो भी आसपास लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। कई बीमारियाँ उनके साथ जुड़ गई हैं उनके साथ में, और साथ ही जब आग की कोई यहाँ पर वारदात हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए यहाँ रहना, कुछ घंटे बिताना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। जिससे देखते हुए एमसीडी लगातार काम तो करती है, लेकिन वो काम जो है केवल एक खाना पूर्ति मारती रह जाते हैं, क्योंकि उससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासी को कोई भी राहत नहीं मिल पाती है। साथ ही जिस तरीके से कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है उसमें भी कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही है, जिससे आसपास रहने वाले, साथ ही जो भी लोग पूर्वी दिल्ली में भी रहते हैं उन्हें भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। सरकार को चाहिए, निगम को चाहिए कि इस कूड़े के ढेर को बढ़ाने की बजाय लगातार कम करने की कोशिश की जाए। साथ ही जिस तरीके से जो वारदातें आग लगने की हो रही उसमें भी कमी करने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, सीसी। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने जब ये माना कि कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं और कुछ मामलों में वैक्सीन ब्लड के थक्के जमने का कारण बन सकती है, तभी से लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। इस स्थिति को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की। डॉक्टरों का कहना था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने यह जरूर माना है कि उनके वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने की संभावना है, पर कितनी संभावना है ये लोगों को देखना होगा और अभी लोगों को बूस्टर डोज लेने से बचना चाहिए। डॉक्टरों का कहना था कि ये एक प्रक्रिया है। सरकार ने भी बहुत कम समय में वैक्सीन के लिए परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि एक आपदा का सामना था। जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है उन्हें अपने रूटीन में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मॉर्निंग वॉक के साथ साथ खान पान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब भी हम जो है वो कोई भी दवाई को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि कोविशील्ड पे जो है उन्होंने ये कहा है कोर्ट्स के अंदर कि उसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब समझने की बात यह है कि साइड इफ़ेक्ट जब भी हम बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो दवाई कितनी पोटेंशियल है लोगों को सेव करने के लिए और कितनी पोटेंशियल है उसको हार्म करने के लिए। तो अगर जो है वो हम इसको इस हिसाब से देखें कि कोई दवाई है जो कि अगर हम 1 लाख लोगों को लगाते हैं तो उसके अंदर जो है मान लीजिए कि एक आदमी को साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है, तो उसको डॉक्यूमेंट तो करना पड़ेगा, उसको बताना तो पड़ेगा कि उसके अंदर जो है साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है, मगर वो साइड इफ़ेक्ट की संभावना जो है 0.001% की संभावना हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और ऐसे में जो है इस निष्कर्ष में पहुँचा जाता है कि 1 लाख लोगों की जान बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत इसके कि ये देखा जाए कि इसमें किसी एक आदमी को लाख के अंदर जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कोविशील्ड वैक्सीन के साथ भी हैं। चाहे एक कंपनी ने ये कोर्ट के अंदर कहा हो कि उसकी वैक्सीन से हो सकता है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के या ब्लड के अंदर चकत्ते बनने का एक प्रोसेस हुई हो। आप ये भी देखिए कि
पिछले कुछ महीनों से आप विश्व के अंदर देख रहे हैं, इंडिया के अंदर भी आपने देखा कि एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करते करते एकदम मर गया, गिर गया, डांस कर रहा है, डांस करते करते गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप उससे लिंक करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उनकी बात में सत्यता हो। अदरवाइज इवन कोविड की बीमारी उसको भी लिंक किया गया था हार्ट के साथ, हार्ट अटैक के साथ, हार्ट के टिश्यूज़ के डैमेज के साथ। तो ये अभी समय और बताएगा। उस कंपनी ने कहा जरूर है और वो इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने एक इंडिया के अंदर भी एक वैक्सीन को रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर पूरा सहयोग था, उनके नाम से वो वैक्सीन चली भी थी। शादरा जिले के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने एक सक्रिय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 39 फेनिरामाइन मैलिए इंजेक्शन एविल, 39 इंजेक्शन ब्यूप्रोनोफॉर्फिन और 35 डिस्पोजल सिरिंज बरामद हुई है। शादरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शालीमार गार्डन निवासी मुजमिल उर्फ चुंटा के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टीम को नारकोटिक्स ड्रग्स साइटोट्रैपिक पदार्थ के संबंध आरोपियों को पकड़ने और पता लगाने के लिए सुरक्षा नर्सिंग होम दिलशाद गार्डन के पास मौजूद थे। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का प्रतिबंधित इंजेक्शन बेच रहा है। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए टीम ने प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के संदिग्ध एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी मुजमिल ने खुलासा किया कि दिलशाद कॉलोनी दिल्ली निवासी जाफर नामक व्यक्ति ने उसने अपने घर के आसपास पार्टनरशिप में प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने को कहा। वो जाफर के साथ मिलकर शहीद नगर गाजियाबाद के अलग अलग मेडिकल स्टोर से 80 रुपए प्रति इंजेक्शन की दूर से बप्रोफोनी और फेनानामाइन मैलेट के इंजेक्शन खरीदता था। पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय बालाजी रामलीला के प्रधान भगवत प्रसाद रस्तोगी की शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा का आयोजन सूरजमल विहार के शिक्षक सदन में किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें, भगवत प्रसाद रस्तोगी एक लोकप्रिय बीजेपी नेता रहे हैं। भगवत प्रसाद रस्तोगी नेता होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सीसीएन की ओर से स्वर्गीय भगवत प्रसाद रस्तोगी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के दो पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसी को लेकर विश्वासनगर पूर्व विधायक नसीब सिंह से जब संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ पार्टी के गठबंधन और भारी उम्मीदवारों को टिकट देने पर नाराजगी थी, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दिया। जिस पार्टी ने दिल्ली में प्रोपेगेंडा करके कांग्रेस की सरकारों पर आरोप, झूठे सच्चे आरोप लगाए, आज हमारी पार्टी के लोग उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीटों का शेयरिंग भी जो है वो जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल तय कर रहे हैं कि किसको कहाँ लड़ाना है। यानी कि जेल से हमारी कांग्रेस कमेटी चल रही है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम बहुत सारे सीनियर लोगों ने मना किया था कि इन लोगों ने हम लोगों को डैमेज किया है झूठ बोलकर, इनका अस्तित्व भी हमारे पर झूठे आरोप लगाकर हुआ है, इसलिए इनके साथ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज भी ओम प्रकाश बिदूड़ी जो कि जनरल सेक्रेटरी थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और चुनाव भी लड़े थे तुगलकाबाद से असेंबली का, उन्होंने आज पार्टी छोड़ी है। कमल यादव जो एमएलए रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने के लिए लेटर दिया है। तो ऐसे ही आए दिन ये लोग सब लोग धीरे धीरे बहुत लोग रिज़ाइन करेंगे और आला कमान को सोचना पड़ेगा कि 3 टिकटें ली, उसमें से भी 2 टिकटें बाहरी लोगों को, जो कि खड़गे जी का फ़ोटो तक नहीं लगा रहे हैं। ये कौन सी मंशा है? कोई जेल जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कोई ना कोई सबूत होंगे और हम कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने जो किया वो ठीक किया है। पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।